स्वस्थ भारत के आज के जीवंत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करेंगे कोविड-19 के बारे में। जी हाँ, जिसने पूरी दुनिया को बुरी तरह प्रभावित कर रखा है। अभी इसकी कई लहर, पहली, दूसरी, तीसरी लहर हम सभी झेल चुके हैं और इसके प्रभाव में न जाने कितने लोग आ चुके हैं और अभी ये 100% खत्म भी नहीं हुआ है और चौथी लहर की आहट हम सुन रहे हैं। ये चौथी लहर क्या है? क्या वाकई में चौथी लहर आने वाली है? क्या ये कभी खत्म होगी ये समस्या? और अगर लहर आ रही है तो क्या गलतियां हम कर रहे हैं? कैसे हम इसे रोक सकते हैं? कैसे इस पर हम काबू पा सकते हैं? ये बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको देने जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज वर्ल्ड लिवर डे भी है। हमारी कोशिश होगी कि हम आज को कुछ जानकारियां लिवर के बारे में भी दे सकें ताकि आप अपने लिवर को बिल्कुल स्वस्थ रख सकें। आपको बताएं कि आज विशेषज्ञ के रूप में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर दिवेश कुमार को, जो कि कोविड-19 के स्पेशलिस्ट के रूप में इस वक्त रिम्स रांची में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, कोविड-19 के बारे में बहुत सारी बातें हमने की हैं, बल्कि यूँ कहें कि जैसे ही इसके आने की दस्तक हुई बिल्कुल शुरुआत में, उसी समय से हमारी ये कोशिश हुई है कि जैसे जैसे अपडेट्स हमें मिलते जाएं, जैसे जैसे इसके बारे में पता चलता जाए, कुछ भी हम लोगों को जानकारी दे सकें ताकि इस पर हम कंट्रोल कर सकें। लेकिन ये जो चौथी लहर अब सुनाई दे रही है, प्रभावित भी करने लगी है, ये क्या सच है? ये चौथी लहर ही है या तीसरी लहर का ही असर है? शायद मैं यदि गलत नहीं हूँ तो दिसंबर जनवरी में ही जब थर्ड लहर नहीं आई थी तब से ये प्रेडिक्शंस होने लगे थे कि फोर्थ लहर आने वाली है। अच्छा। बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडलिंग होती हैं जो कुछ IITs के और दूसरे शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा उन मॉडल्स के आधार पर उन्होंने प्रेडिक्शंस किए थे। अच्छा। कि फोर्थ लहर आने वाली है। दो तरह की बातें हो रही थी। एक लहर आना है, एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स कहते थे कि लहर आ रही है और एक दूसरे बोलते थे नहीं आने वाली है। सच्चाई क्या है, बिल्कुल हम सबको उत्सुकता होती है। बिल्कुल, हाँ, उत्सुकता होती है कि आखिर क्या होने वाला है। अभी जो प्रेजेंट स्थिति है ओमाइक्रॉन के बाद, ओमाइक्रॉन अभी गया भी नहीं है और चौथी लहर जहाँ तक कि दिख रहा है, जो मेट्रो सिटीज़ में आपको गुजरात से, महाराष्ट्र से और दिल्ली से केसेस बढ़ने लगे हैं और काफ़ी ज़्यादा अब 2000 से पार केसेस इंडिया में मिल चुके हैं कल के डेट में। अच्छा। इसको देखते हुए बिल्कुल मैं बोलूँगा कि चौथी लहर है और आ रही है। और ये आप लहर बोले या ना बोले मुझे नहीं मालूम, केसेस तो बढ़ेंगे। अच्छा। लहर तो मैं बिल्कुल लहर बोले या ना बोले सर, इसमें तभी हम कह सकते हैं जब हम पता चला कि ये कौन सा वेरिएंट है। अब वेरिएंट भी अगर हम शब्द यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं वेरिएंट, तो बहुत लोगों को तो पता है, बहुत लोग नहीं भी समझते हैं। तो हम चाहेंगे कि वेरिएंट का रूप बताते हुए, नाम बताते हुए आप थोड़ा वेरिएंट के बारे में भी आम जन को थोड़ा इसके बारे में बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि मैंने बोला कि चौथी लहर है या नहीं, मैं इसको लहर नहीं मानता हूँ, मैं इसको रिपल्स मानता हूँ। एक वेव्स होती हैं और एक रिपल्स होती हैं। तो जो रिपल्स है वो आता रहेगा जब तक कि ये वायरस हमारे आम जिंदगी का हिस्सा ना बन जाए और जब तक कि हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं कि एंडेमिक ना हो जाए, जैसे मलेरिया फाइलेरिया की तरह हो जाए, तब तक आपको इस तरह के रिपल्स आते रहेंगे। अच्छा। क्यों आते हैं ये वेव्स, क्यों आते हैं, या मैं जिसको बोल रहा हूँ रिपल्स हैं, वो क्यों आते हैं? जी। तो ये इसलिए आते हैं क्योंकि हमने पहला वेव में देखा जो जनवरी से स्टार्ट हुआ देश वर्ल्ड में और प्रोबेबली सितंबर अक्टूबर तक वो चला होगा। तो वो जो था वो इनिशियल SARS-CoV-2 वायरस जो है, कोरोना कोविड-19 वायरस, उसके इनिशियल स्ट्रेन जो नॉर्मल अल्फ़ा स्ट्रेन था उसके कारण हुआ। उसके बाद जब आप दूसरी लहर देखेंगे जिसको
जिसमें बहुत कंडीशन तबाही, हाँ, बहुत तबाही मचाई। जब उन्होंने कोविड को शायद उस समय कुछ लोग मान रहे थे कि नहीं ये तो हवा है, और ये पता नहीं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का ये हवा फैलाया हुआ है, कुछ पैंडेमिक टाइप का कोई चीज़ नहीं होती है, और किसी तरह का आई मीन इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। तो शायद नेचर ने हमें वो सिखाया, वो बताया कि नहीं, ये पैंडेमिक है, यदि कोई भी गांव छूटा नहीं है, अछूता नहीं रहा है इस कोविड पैंडेमिक से, तो हमें डरने की ज़रूरत है। और नहीं तो फिर आप देख लीजिए कि जो डेल्टा, हाँ, क्या कहर नेचर बरसा सकता है। तो वो डेल्टा का सेकेंड लहर था, जो वायरस में म्यूटेशंस होते हैं और उससे वेरिएंट्स बनते हैं। और वो वेरिएंट्स दो टाइप के हो जाते हैं, एक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न। इंटरेस्ट का मतलब कि साइंटिस्ट को लगता है कि अच्छा इसको जानना चाहिए वेरिएंट क्या है, और कंसर्न तब जब आपको उस स्ट्रेन से या तो उसकी सिवियरिटी बढ़ जाए, या फिर उसके फैलने के तरीके या जो सिम्टम्स हैं वो डिफरेंट हो जाए, तो वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो जाता है। और उस समय CDC या WHO इस पे ज़्यादा काम करने लगती है और सजग करती है सरकारों को कि आप सजग हो जाएं, इसके कारण आपको नुकसान होगा। तीसरी लहर जो आई ओमिक्रॉन की आई, जिसको मैं मानता हूं कि बहुत भयावह नहीं थी। केसेस बढ़े हैं, नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार हुआ है, हाथ पैरों में दर्द हुआ था, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन या ICU रिक्वायरमेंट या ऑक्सीजन की जिस तरह की किल्लत सेकेंड वेव में थी, उस तरह की नहीं मिली है। इसमें एक सवाल जो जहन में आ रहा है सर, इसमें बहुत ज़्यादा तबाही नहीं हुई है ओमिक्रॉन में, आप जैसा कह रहे हैं, हमने देखा भी। तो इसके पीछे एक कारण ये भी बताया जा रहा था कि जो वैक्सीनेशन जिसकी शुरुआत हुई उसका भी असर रहा। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों वैक्सीनेशन और नेचुरल इन्फेक्शन दोनों। हम नेचुरल इन्फेक्शन को वो नहीं कर सकते, दरकिनार नहीं कर सकते। जो नेचुरल इन्फेक्शन मतलब कि एक दूसरे से जो फैल रहा है, उससे भी हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो वैक्सीनेशन के साथ ये नेचुरल इन्फेक्शन दोनों हमें शायद आने वाली जो स्ट्रेन्स हैं उससे इम्यूनिटी हमको देने में कारगर रही है, और एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में बन गया है, जिससे हम कोई भी वेरिएंट आए शायद हम लड़ने में ज़्यादा कामयाब हो पाएंगे। जी। जहाँ तक कि चौथी लहर की बात है, तो अभी ओमिक्रॉन के छुटपुट केसेस आ ही रहे थे। कल ही मुझे पता चला कि अभी सर रांची में 8 टोटल केसेस हैं। तो आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि आने वाले टाइम पे क्या होगा? तो आने वाले 10 से 15 दिनों में मेट्रो से इन्फेक्शंस, क्योंकि जो नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन है वो चालू है, तो आवाजाही चालू है, तो ऑब्वियसली इन्फेक्शन तो आएगी। आप उसको रोक नहीं सकते हैं, धीरे कर सकते हैं। जो सावधानियां हम लोग जानते हैं कोविड-19 में जो बरतनी चाहिए, उससे आप धीरे कर सकते हैं, और वो धीरे भी हो जाएगा। लेकिन ये अंदेशा है कि 10 से 15 दिनों में केसेस जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में आ जाएंगे। अच्छा। और ये क्यों है? बहुत कन्विंसिंगली तो मैं नहीं कह सकता हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि एक C वेरिएंट के कारण है। अच्छा। और ये नया वेरिएंट है जो हमारा ओमिक्रॉन का BA.1 और BA.2 दो वेरिएंट थे ओमिक्रॉन के ही, उनका रिकम्बिनेंट है ये। अच्छा। और ये जो पुराना वाला ओमिक्रॉन था उससे 10% ट्रांसमिसिबल ज़्यादा है, जो अवेलेबल एविडेंसेज है, जो अभी तक साइंटिफिक स्टडीज़ हुई हैं। और ये जो XC है वो लंदन में पहले मिला, UK में पहले मिला था जनवरी में, और धीरे धीरे शायद ट्रांसमिट होकर शायद अब अपने देश में भी आ चुका है। और प्रोबेबली ये जो केसेस बढ़ने का है, शायद मैं फिर बोल रहा हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ नहीं बोल सकते, क्योंकि सारे जो कोविड-19 के टेस्ट हैं उनकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग नहीं हो रही है कि हम एकदम दावे के साथ बोल सकते हैं कि XC वेरिएंट ही हो। लेकिन जिस तरह का ये नेचर दिखा रहा है, लग रहा है कि XC वेरिएंट ही होना चाहिए। और इस वेरिएंट का भी जो हमारे पास डेटा है जो दूसरे कंट्रीज से और हमारे देश में भी जो अभी तक फैला है, 9 अप्रैल में जो पहला केस आया था और उस समय से देखा जा रहा है, तो सिवियरिटी अगेन बहुत ज़्यादा नहीं है। और
उसको देखते हुए हॉस्पिटलाइजेशन और आईसीयू लक्षण रिक्वायरमेंट भी लगभग वैसे ही हैं क्या? लगभग वैसे ही है। फीवर बॉडी एक का ही है, साथ में आपको जो नज़ला सर्दी खांसी जुकाम होता है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं, बट इसके साथ ही हमें सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि एक साथ बहुत सारे केसेस बढ़ जाएंगे तो शायद हमारे हॉस्पिटल्स पे लोड बहुत ज़्यादा आ जाएगा। इसलिए हमें ये समझना होगा कि इस वेव यदि आ भी रहा है तो इसको धीरे होना बहुत ज़रूरी है, कि ताकि एकदम से हमारा जो हॉस्पिटल्स है वो एकदम से ना भर जाए, चाहे ओपीडी ही क्यों ना हो। यदि एक साथ आज के दिन में यदि 5000 केसेस हो रहे हैं और 5000 एक्स्ट्रा हॉस्पिटल्स में केसेस आने लगेंगे तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, और आप जितना जाएंगे वहाँ से ट्रांसमिशन और भी ज़्यादा होगा। और तो इसलिए ये आम जनता के लिए बहुत ज़रूरी है ये समझना कि ये जो वेरिएंट होगा या ये जो फोर्थ वेव होगा ये बहुत नुकसानदेह नहीं होगा, फिर भी हमें सावधानी बरतना है, नहीं तो शायद हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो लड़खड़ा जाए। बिल्कुल लड़खड़ा सकती हाँ, है। तो उसको देखते हुए हमें सावधानी बरतनी, जो प्रोटोकॉल है कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल है वही लोग शायद भूल गए हैं, या फिर ओमिक्रॉन जो उसका जो असर कम हुआ है उसको देखते हुए लोग उसको भूलना चाहते हैं कि अब छोड़ो, बहुत हो गया। तो ये एक बार प्रोटोकॉल हम फिर से आपके माध्यम से लोगों को याद दिलाना चाहेंगे कि अभी गया नहीं है कोरोना, अभी तो गया भी नहीं था, और चौथी लहर आने वाली है। और अभी जैसा आप कह रहे हैं कि आने वाले 10-15 दिनों में केसेस बढ़ने की संभावना है झारखंड में, तो इसको हम रोक सकते हैं, जैसा आपने कहा। बिल्कुल हम रोक सकते हैं। और इसके लिए जो हम लोग पिछले 2 साल से जो हमारे गार्ड्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग हो या हैंड वॉशिंग हो और मास्क जो है, और साथ में ये भी कि हमें रेस्पिरेटरी एटिकेट्स जिसको कहते हैं कि यदि खांसी हो रही है तो कैसे खांसना है, कैसे मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करना है कि ताकि दूसरे को वो इससे ट्रांसमिशन ना हो, ट्रांसमिशन ना हो। तो ये मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। और ये हमको ये समझना चाहिए कि मास्क सिर्फ कोविड ही के लिए नहीं, आपको प्रदूषण के लिए और दूसरे इन्फेक्शन के लिए भी बचा रहा है। तो आप ये सोच के भी लगाएंगे तो शायद हमारी आदत जो है वो बनी रहेगी। और मास्क लगाने से नुकसान किसी तरह का नहीं है। आप नॉर्मल कुछ नहीं लगा सकते, आप N95 नहीं खरीद सकते हैं, सर्जिकल मास्क नहीं, तो कपड़े का भी मास्क लगाइए। एटलीस्ट कुछ तो परसेंटेज आपको बचाएगा ही। और ये सावधानियां बरतने से एटलीस्ट हम ये देख सकते हैं कि जैसी भयावह कंडीशन हमने पिछले 2 सालों में देखा है होते हुए, वैसा ना हो। और हम भी मनाएंगे कि ये घातक ना हो, और एक्सी वेरिएंट जैसे दूसरे देशों में बिहेव किया है वो हमारे देश में भी वैसा ही बिहेव करे। और नॉर्मल सर्दी खांसी के केसेस तो बढ़ेंगे, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होना चाहिए। ये पैंडेमिक जो है यहाँ नहीं रुकेगा, ये जब तक वेरिएंट्स बनते रहेंगे। मतलब ये जो चौथी के बाद भी अभी और लहर मतलब बिल्कुल हम अभी नहीं कह सकते हैं कि 5वीं और 6ठी लहर आएगी कि नहीं, लेकिन जो वायरस है उसमें म्यूटेशंस होंगे। और म्यूटेशंस होने के से अच्छा म्यूटेशन भी होता है, खराब म्यूटेशन। अच्छा हमारे लिए कि शायद वो वीक वायरस है, और खराब म्यूटेशन की स्ट्रॉन्ग वायरस है, और वो हो सकता है कि हमारे इम्यूनिटी को स्किप कर जाए। ऐसे भी वायरसेस कई बार देखा गया है म्यूटेशंस में कि हमारी इम्यूनिटी को स्किप कर जाए, तो शायद जो हमारे नेचुरल इन्फेक्शंस और वैक्सीनेशन के कारण जो इम्यूनिटी बनी है उसको स्किप कर जाए। तो इसलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। और हम लोग नेचर को नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हम लोग चाहे जितना भी मैथमेटिकल मॉडलिंग लगा लें, हम लोग 6ठी और 7वीं लहर 10वीं लहर के बारे में बात कर लें, लेकिन जो नेचर है वो उससे लड़ने के लिए अपने आप को हमको सावधानी बरतनी पड़ेगी, सजग रहना पड़ेगा। और हेल्थ सिस्टम को भी अपनी सर्विलेंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी कि कभी भी वो
यदि कहीं से भी आहट हो तो वो उसको डिटेक्ट कर सके और डिटेक्ट करके जो भी अप्रोप्रिएट मेजर्स लेना है सरकार को वो ले सके। बिल्कुल, और सरकार और लोगों को भी इतना तो अनुभव अब काफ़ी हो गया है, जो इतने लहर हमने देखा है, इतनी तबाही हमने देखी है, और उससे बचने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए इतने सारे जो बहुत सारी चीज़ों की तैयारी हुई, तो उन तैयारियों के माध्यम से हमने सीखा भी बहुत कुछ है। और अब अचानक लहर आती है और इस तरह की जो सीन है अगर वो बनती है तो हम उससे लड़ने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, कि हमें अपनी तरफ से जो सावधानियां बरतनी है, मास्क को अगर हम अपनी आदत बना लें किसी भी तरह के मास्क को पहनने की, तो इन्फेक्शन जो है वो फैलेगा नहीं इधर उधर। और बाकी जो सैनिटाइजर है या अब तो सोशल डिस्टेंसिंग है, जहाँ पर भीड़ भाड़ है वहाँ पर कम से कम हम बिल्कुल सतर्क रहें। तो ये इन सारी सावधानियों के साथ हम आने वाले जो कोई भी जो तबाही है उसको हम दूर कर सकते हैं और उसको उसका भयानक रूप हम नहीं आने दे सकते हैं। ऐसे सर, इसमें देखा जा रहा है बहुत सारे बच्चे संक्रमित हो रहे हैं, इसके पीछे क्या है? हाँ, दो चीज़ें हमें समझना पड़ेगा कि कोविड बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। इस चीज़ के लिए हमें निश्चिंत हो जानी चाहिए, नहीं तो सरकार 12 साल से नीचे वालों को भी वैक्सीन दिलवाती, वो नहीं दिलवा रही, तो कुछ तो कारण है। जो कोविड-19 है वो हमारे लंग्स में तभी इफ़ेक्ट करता है जब हमारे पास ACE2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो जो रिसेप्टर्स हैं वो डेवलप ही 12 साल के बाद करते हैं। अच्छा। तो इसलिए बहुत साइंटिफिकली भारत सरकार ने वैक्सीनेशन बनाया है, और 12 से 15 साल, और मतलब पहले 60 साल, फिर 18 से 60 साल, और ग्रेजुअली जो नीचे की तरफ जाएंगे। बहुत मतलब मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एनटेगी और भारत सरकार को कि बहुत ही स्ट्रैटेजिकली उन्होंने वैक्सीनेशन और इतने बड़े देश में वैक्सीनेशन को सक्सेस बनाना, मतलब 100 मार्क्स टू भारत सरकार। और जो भी इसके पीछे, मैं सरकार से ज़्यादा इसके पीछे जो बिहाइंड द कर्टन्स काम करते हैं, मैं उन वर्कर्स, उन हेल्थ वर्कर्स, उन साइंटिस्ट को मैं बोलूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत अच्छे से उन्होंने ये मैनेज किया है। तो बच्चों में जो संक्रमण है वो सर्दी, खांसी, बुखार के रूप में होगा, और सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन इसलिए उनमें होता है क्योंकि उनमें इंटरमिंगलिंग ज़्यादा होती है। जो छोटे बच्चों में है, हम लोग तो तब भी हम लोग एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रखते हैं। हाँ, और लेकिन वो बच्चे जो हैं वो कभी भी वो मास्क पहना भी दीजिए तो वो शायद अच्छे ढंग से ना पहन पाए, या फिर बीच बीच में निकाल ही देंगे, और उनमें इंटरमिंगलिंग बच्चों के साथ घुलना मिलना ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली उनमें इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि उनमें हॉस्पिटलाइजेशन या सिवियरिटी नहीं होगी। ये फिर भी हम अपने बच्चों को जितना समझा सकें, जितना सिखा सकें, क्योंकि और बच्चे तो समझने में बहुत ज़्यादा आगे हैं, और हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं। चूँकि सर आज वर्ल्ड लिवर डे भी है, जैसा आपने शुरू में ही कहा कि हम थोड़ी सी चर्चा इस पर भी करेंगे। तो कोरोना और ये जो लिवर है हमारा, उसका भी कुछ आपस में कोई संबंध है, उसके चलते कुछ लिवर में भी कुछ हमारा परेशानी हो सकती है। और अगर इस बार जो हम लोग वर्ल्ड लिवर डे मना रहे हैं, ये कुछ खास थीम के साथ क्या मना रहे हैं? हाँ, जैसा कि आपने बताया कि 19 अप्रैल को हम वर्ल्ड लिवर डे मनाते हैं। हाँ। और इस बार का थीम जो है लव योर लिवर एंड लिव लॉन्गर। तो आप अपने यदि यकृत या लिवर से आप प्यार करते हैं तो आप ज़्यादा जिएंगे। और यदि हम कोविड से देखें तो कोविड डायरेक्टली लिवर पे कोई असर नहीं करता है, लेकिन लीवर बहुत ज़रूरी है हमारे कोविड से लड़ने के लिए, क्योंकि जो लिवर है, जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं वो कहीं ना कहीं वो एक माध्यम है एंटीबॉडीज़ बनाने में के लिए। इसलिए आपने सुना होगा कुछ कंट्रोवर्सीज भी आई थी कि कोविड में क्या अल्कोहल लेना चाहिए कि नहीं, और वो वैक्सीन के समय में अल्कोहल का क्या लेना देना है। तो ये हमें समझना होगा, यदि हमारा लिवर स्वस्थ रहेगा तो हमारी इम्यूनिटी उतनी ही स्ट्रॉन्ग रहेगी। और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी यानी कि हमारी जो लिवर है एंटीबॉडीज़ लेवल, मतलब एंटीबॉडीज़ बनाने में और कारगर होगा, क्योंकि जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम है वो वहाँ पे होता है, और हमारा जो एंटीबॉडीज़ है वो एक तरह का प्रोटीन है। तो बहुत अच्छा है कि आज का दिन जो है वर्ल्ड लिवर डे है, और आम आदमी को हम बिल्कुल बताना चाहेंगे कि
अपने आप यदि ज़्यादा दिन जिंदा मतलब जीवित रहना चाहते हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपके लिवर को स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। और जो नॉर्मल कुछ इन्फेक्शंस हैं जो लिवर को इफेक्ट करते हैं, पर्टिकुलरली हेपेटाइटिस हम लोग सुने होंगे, हेपेटाइटिस ए बी सी। बिल्कुल, हेपेटाइटिस का तो इतना ज़्यादा है कि इसके लिए अलग से हम दिवस मनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लिए सरकार की तरफ से आपको प्रोग्राम भी है, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम। तो लिवर इतना ज़रूरी है कि यदि हमें स्वस्थ रहने के लिए, तो ये आम जनता को ये भी जानना है कि लिवर जो है वो ख़राब कुछ इन्फेक्शंस के कारण और कुछ हमारी बुरी आदतों के कारण होता है। बुरी आदतें कौन? तो हम सबको ही जानते हैं कि जो अल्कोहल है वो हमारे लिवर को अफेक्ट करता है, और यदि लिवर अफेक्ट होगा तो हमारी नॉर्मल इम्यूनिटी और जो हमारा शरीर है शायद स्वस्थ ना रह पाएगा, और भी ऑर्गन्स को इसको इफेक्ट होगा। दूसरी कुछ इन्फेक्शंस है हेपेटाइटिस में जो कुछ मुंह, पानी और खाने के रास्ते मतलब के माध्यम से जाता है वो वायरस, और कुछ हमारे खून के माध्यम से जाता है। जैसे हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो खून के माध्यम से जाता है, और हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो खाने पीने के माध्यम से जाता है। तो इसके लिए भी हमें सजग रहना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा खान पान होना चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, अल्कोहल कम से कम होना चाहिए आपके डेली रूटीन में। और हेपेटाइटिस बी और सी के लिए जो प्रोग्राम के तहत में जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना है। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि शायद समय कम है। तो जो हेपेटाइटिस बी और सी है वो HIV जैसे फैलता है, उसी तरह हेपेटाइटिस बी और सी भी फैलता है। तो HIV के साथ ये डबल और ट्रिपल बर्डन है हमारे हेल्थ प्रोग्राम्स पे और हमारे हेल्थ सिस्टम पे कि यदि जो रिस्क फैक्टर्स HIV के लिए होते हैं, शायद HIV को लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और सारे रिस्क फैक्टर्स जानते हैं, वही रिस्क फैक्टर्स हेपेटाइटिस बी और सी के लिए भी है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कई गुना ज़्यादा ट्रांसमिशन जो है वो हेपेटाइटिस बी का है। मतलब ट्रांसमिसिबिलिटी जिसको कहते हैं कि यदि मान लीजिए हमको 0.5 ml चाहिए ब्लड हेपेटाइटिस HIV के लिए, मान लेते हैं, तो 0.05 चाहिए आपको ये हेपेटाइटिस के लिए फैलने के लिए। तो काफ़ी कम मात्रा में भी यदि वो इन्फेक्टेड खून या फिर कुछ स्राव या फिर कोई फ्लूइड्स आपको ये हो तो आपको हेपेटाइटिस बी और सी हो सकता है। ये जो हेपेटाइटिस बी और सी है दो तरह की कंडीशंस बताते हैं, एक एक्यूट और एक क्रॉनिक, और दोनों हमारे लिए हमारे सेहत के लिए वो खतरनाक है। तो यदि हम इन सब से बचना चाहते हैं तो हेपेटाइटिस बी, सी, ए और ई से बचना है हमें, और उसके लिए कुछ सावधानियां वो हम बरते तो शायद हमारा लिवर अच्छा रहेगा और शायद हम और बेहतर और स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। बिल्कुल। तो बहुत सारी जो अलग से भी कुछ समस्याएं होती हैं, या फिर जैसे कोविड-19 के समय ही बहुत सारे दवाओं का सेवन लोग करते हैं। बिल्कुल, हाँ। तो एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, अभी थोड़ा सा वक्त है हमारे पास में, आपसे पूछ सकते हैं। वो आपने सवाल भी समझ लिया है शायद कि दवाओं का क्या दुष्प्रभाव है लिवर पर। पहला चीज़ ये मैं समझाना चाहता हूँ कि कैसे रिलेटेड हैं दवा और लिवर पर दुष्प्रभाव। बहुत सारे जो ड्रग्स हैं उनका मेटाबॉलिज्म जो होता है, एक्चुअली जो लिवर है ना हमारा फिल्टर है, वो जितने भी टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स हैं मतलब टॉक्सिन्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो फिल्टर करता है। तो जो ड्रग्स हैं एक तरह से तो जहर ही है, मतलब जहर इसलिए बोलेंगे क्योंकि हम कोई चीज़ आउटसाइड से ले रहे हैं, हम किसी न किसी बीमारी को ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो हम माइक्रोब को मारने के लिए ले रहे हैं, तो वो तो माइक्रोब के लिए जहर है, अनडाउटेडली हमारे बॉडी पे भी कुछ ना कुछ नुकसान करेगा ही। हाँ, साइड इफ़ेक्ट्स होंगी और लिवर उसी साइड इफ़ेक्ट को बचाने में मदद करता है। तो एक तो जो ड्रग्स हैं उनके मेटाबॉलिज्म लिवर में होती है, उससे दुष्प्रभाव पड़ता है, और कुछ टॉक्सिक होते हैं जो लिवर पर्टिकुलरली लिवर सेल्स को ही इन्फेक्ट करते हैं, मतलब अफेक्ट करते हैं। और कुछ दवाइयां हैं जो
लीवर को इफ़ेक्ट करते हैं, तो शायद उससे हमें बचना चाहिए। यदि आपका लीवर ख़राब है तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये दवाइयाँ कहीं लीवर में मेटाबॉलिज्म तो नहीं होता है, मतलब लीवर के द्वारा इसकी मैं एग्जैक्ट हिंदी तो नहीं बता पा रहा हूँ कि जो अपने बॉडी से निकलने का रास्ता है वो लीवर के थ्रू तो नहीं है। अच्छा। और दूसरा कि कुछ मेडिसिन जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं हमारे बॉडी के लिए। जी। और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल थोड़ा डिफ़र भी करता है ये, कि हो सकता है कि कुछ ड्रग्स जो है आप में कोई प्रॉब्लम ना करे लेकिन मेरे में प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये हमें कोई भी ड्रग लेने पहले उसके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए, फार्मासिस्ट से पूछ लेना चाहिए, और उसके बाद ही और अपने आप जो दवा लेने की जो लोगों को आदत वो तो देखिए एक ओवर द काउंटर मेडिसिन होते हैं कि जो आप जाते हैं और आप ले सकते हैं, या एंटीबायोटिक्स है, मिसयूज तो होता है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हम सबको, जनता को, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, केमिस्ट को और सरकार को, तीनों को एक साथ आना पड़ेगा और ये जो अपने मन से जो दवा लेने वाली बीमारी है, टेंडेंसी है, हाँ वो खत्म करना होगा। कुछ चीज़ें हैं ओवर द काउंटर हैं, ठीक है, फीवर हुआ आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको चिकित्सीय परामर्श, आपके पास पैसे नहीं है, आप सरकारी अस्पताल में जाकर आप चिकित्सीय परामर्श ले लीजिए। आपके पास पैसे हैं, आपको लगता है कि आप प्राइवेट में दिखा सकते हैं तो आप प्राइवेट में दिखाइए, वो आप पे इंडिविजुअल आपकी चॉइस है। लेकिन अपने मन से वो ले लेना और किसी ने बोल दिया कि उस दवा से हमें तो ठीक हो गया था तो आप भी ले लिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब बिना चिकित्सीय परामर्श के दवा एकदम नहीं लेनी चाहिए, और उसके बारे में जानकर बूझकर, जान समझकर ही, मतलब दवा को जीवन रक्षक होती हैं, तो इसको हम जीवन रक्षक ही बने रहने दें। ऐसा ना हो कि दवाओं के चलते ही और ज़्यादा दुष्प्रभाव हो जाए हमारे शरीर पर। गर्मी का मौसम है तो पानी का इंटेक और लीवर में कोई संबंध है क्या? समय समाप्त हो चला है, बस एक लाइन नहीं, लेकिन हमेशा टॉक्सिक को यदि निकालना है, टॉक्सिन्स को निकालना है, तो आपको पानी का अमाउंट ज़्यादा रखना चाहिए। कम से कम 3 लीटर एक एडल्ट के लिए गर्मियों के दिन में होना चाहिए। यदि आप एसी में हमेशा नहीं रह रहे हैं तो, एसी में रह रहे हैं तो वो अमाउंट घट के 2 लीटर तक आ सकता है, लेकिन आप नॉर्मल अंदर बाहर कर रहे हैं तो 3 लीटर से ऊपर ही होना चाहिए आपका फ्लूइड का इंटेक। बिल्कुल, ताकि हमारे शरीर में जो टॉक्सिक पदार्थ हैं वो निकलते रहें। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारियाँ सर आपके माध्यम से मिली हैं। जो चौथी लहर ने जो दस्तक दिया है उसको हम रोक पाने में सक्षम होंगे अपने और सरकार के मिले-जुले प्रयासों से, और अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखेंगे, लीवर को स्वस्थ रखेंगे। आप यहाँ पर आए, आपका कीमती वक्त मिला है, बहुत अच्छी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।